नमस्कार। अगर हो सके तो आने वाले 2-3 मिनट तक इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत करना है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बीते दिनों एक वीडियो पोस्ट किया था मैंने, जिसमें हम लोगों ने जन्म कुंडली में लग्न में हर एक ग्रह की स्थिति के बारे में जाना था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो 99% लोगों ने यही बोला कि हाँ कंटिन्यू कीजिए। और यही रीज़न है कि आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हर एक ग्रह की स्थिति के बारे में। कौन सा ग्रह आपके सेकंड हाउस धन भाव से कनेक्टेड है, उस विषय में आज हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। परसों मैंने एक वीडियो और पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने शनि के कारक और अकारक होने के बारे में जाना था। उस वीडियो के अंत में भी मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाहें तो मैं आपको हर एक भाव में शनि कारक या अकारक हो उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। 99% लोगों ने कहा कि हाँ हम ये जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाइए। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी भारी संख्या में आप लोग अपना मत देते हैं, बातचीत करते हैं और इनकरेज करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा। बस इसी तरह अपना प्यार और अपना सहयोग बनाकर रखिएगा। मुझसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां आप मुझसे डायरेक्टली बता दीजिएगा कि तुम यहाँ पर ये गलती कर रहे हो या तुम्हारी ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो उम्मीद है उसमें खरा उतरूं और आप लोग जो कमियां बताएं उनको दूर करूं। दूसरा बात ये कि जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ली है ज्योतिष सीखने के लिए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये मेंबरशिप किस लिए है। मैं स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियरली ये बात बता दूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत बेसिक लेवल से जानना या सीखना चाह रहे हैं, सिर्फ आपके लिए उसी कंडीशन में ये मेंबरशिप जो है लागू होती है। यानी आपको सिर्फ तभी मेंबरशिप लेनी है जब आपको बहुत बेसिक लेवल से एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो। दरअसल हमारा परिवार दिन ब दिन बढ़ रहा है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इसमें हर टाइप के लोग हैं। वो लोग भी हैं जो ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो लोग भी हैं जो ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। इसका अंदाज़ा मुझे तब लगा जब मैंने बीते दिनों अपने चैनल में क्विज पूछना शुरू किया, ज्योतिष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना मैंने शुरू किया। अब उसमें कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत सरल क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पूछिए। और वहीं कई लोग बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप थोड़े और सरल क्वेश्चन पूछिए। तो मुझे मेंबरशिप के माध्यम से आप लोगों में से ही उन लोगों को अलग करना था जो ज्योतिष को बहुत लो लेवल से सीखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये मेंबरशिप ऑन की गई थी। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है उन सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनके नाम डिस्क्लोज करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग भी जानें, और ज्यादातर डेली व्यूअर्स हैं जिनसे डेली बातचीत होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं उनके नाम आपसे साझा कर देता हूं। शैलेंद्र सिंह जी, युग शर्मा जी, रजनी पाटीदार जी, शिल्पा भोले जी, अमित सिंह जी, आकाश पाटिल जी, एक आईडी है क्रिकेट विद आदित्य सैनी जी, बिंदु मदेशिया जी, अंकित गणंत्रा जी, कमल बसनेत जी, धर्मवीर जंगीर जी, एसके शर्मा जी, भारत तालंकर जी, एक आईडी है फैट बॉय टीवी, फाल्गुनी शुक्ला जी, सरोज तोमर जी, आलोक शर्मा जी, तामरी प्रसाद जी, आदर्श कुमार जी, अनुराधा गहलोत जी, आरती सिंह जी, अंकिता सिंह जी, एक और आईडी है मैं तुम और चाय, वीरेश जी, और चंद्रकांत खारगम जी। अभी और लोग मेंबरशिप लेते जा रहे हैं। स्वागत है आपका तथास्तु अनुभव टीम में। और बहुत जल्द मैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अलग से क्विज जिसमें बहुत क्वेश्चन जो है मॉडरेट हों, यानी इजी से टफ की तरफ जाएं। पहले बहुत इजी, फिर धीरे धीरे करके टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएं। एक एक बेसिक चीज हम लोग ज्योतिष के बारे में जानेंगे। वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा क्योंकि उन्हें सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको एक्चुअली ज्योतिष बिल्कुल लो लेवल से सीखनी है। दूसरा ये कि मेंबरशिप में जो लोग हैं उनसे मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की थी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम हफ्ते में मैं 2 वीडियो पोस्ट करूं। हालांकि मुझे लगता है मैं हफ्ते में सिर्फ 1 वीडियो ही पोस्ट कर पाऊंगा, लेकिन उस क्लास को मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक उठाएं उस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया जाए। और दूसरा ये कि मैं जो एक और पोल करूंगा मेंबर्स के लिए, उसमें सिर्फ मेंबर्स आप लोग ही अपना टॉपिक चुन लीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को सीखने का मन है, और उसमें हम लोग अलग अलग राइटर्स, अलग अलग बुक, अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग जन्म कुंडलियों के माध्यम से प्रैक्टिकल रूप से सीखना शुरू करेंगे। देखिए, मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का कोई गुरु नहीं रहा, तो जब तक मैंने बुक्स से सीखा तब तक सारी चीज़ें सही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक में गलत लिखा है, नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जब हम बुक से कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कुछ अंतर दिखने लगता है। क्योंकि कहीं कहीं लग्न में शनि को, लग्न में राहु को, या
और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनमें ग्रहों को बहुत अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कंडीशन अलग लागू हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 3 गण में इंसान का जन्म होता है, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। एक टाइम था जब देवगण में जन्म लेने वाले लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता था, लेकिन अगर कली युग की बात करें तो मैंने बहुत सी ऐसी कुंडली देखी हैं जिनका जन्म राक्षस गण में हुआ है और वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। हालांकि ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन कई मामलों में आज के टाइम पे ये योग जो है बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाला होता है। तो हम प्रैक्टिकल रूप से भी चीजों को समझेंगे, उसमें मैं आपसे जन्म कुंडली शेयर करूंगा और धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे कोई कुंडली आपके पास आती है, आपको कुछ नहीं बताया जाता, तो अब हमें क्या करना है कि हम ये समझ पाएं कि ये कुंडली में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एग्जेक्ट्रा। तो ये 2 चीजें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एक चीज और है कि बहुत सारे लोगों ने परसों की वीडियो में ये बोला कि आप ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें हर लग्न में शनि के हर भाव में प्रभाव को बता दीजिए। शायद वो मेरी बात को समझ नहीं पाए थे। मैंने ये पूछा था आपसे कि अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ही चार्ट में हर भाव में शनि कारक या अकारक की स्थिति में उनकी कंडीशन बता दूं। बहुत सारे लोगों को शायद वो समझ नहीं पाए या उनको ऐसा लगा, उन्होंने अपना मत दिया कि आप ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हर लग्न में शनि का हर भाव में प्रभाव बताएं। तो मैं ऐसा वीडियो भी बना सकता हूं और मुझे लगता है ये ज्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि इसमें हर लग्न, हर राशि के लोग इजीली अपना फलादेश देख पाएंगे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही थोड़ा सा समय व्यवस्थित होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग इस विषय में आगे तक चर्चा करें। परिवार के जो भी अन्य लोग हैं जो परिवार से जुड़ रहे हैं और परिवार में ऑलरेडी हैं, उन सब के लिए जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसी तरह वीडियो बनाता रहूंगा, इसी तरह पोल, इसी तरह क्विज में शेयर करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा टॉपिक और बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत नॉमिनल, बहुत कहते हैं ना व्यवहारिक रूप से हम लोग बातचीत करके इन चीज़ों को समझेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे और जिस तरह आप लोग अभी अपना प्यार दे रहे हैं, कृपया इसी तरह साथ में बने रहिए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का ये प्यार हमको और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप नहीं समझ सकते, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उस समय पूरी मेहनत लगता है सार्थक हो गई, कोई थकावट नहीं रहती, रात भर जागने की शक्ति मिल जाती है, सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं। जब आप लोग कोई कमी बताते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, इस कमी को दूर करना है, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हर एक ग्रह की स्थिति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज जो है हम लोग दूसरा भाव और दूसरे भाव से जुड़ा हर एक ग्रह से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सूर्य की बात कर लेते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो कैसा प्रभाव देते हैं। देखिए, जो दूसरा भाव है ये भाव हमारा धन का भी है, हमारे परिवार कुटुंब को भी दिखाता है, संपत्ति को भी दिखाता है, छोटी मोटी संपत्तियों को भी दिखाता है, पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है, हमारी वाणी को भी दिखाता है। जो ग्रह इस भाव में बैठेगा डायरेक्टली आपके उस भाव से जुड़ जाएगा। सूर्य ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं। जो ग्रहों को संज्ञा दी गई है ना कि सूर्य को ग्रहों का राजा, मंगल को सेनापति, बृहस्पति को गुरु, टीचर, ये संज्ञा या ये जो इनको उपाधि दी गई है ये यूं ही नहीं दिया गया, इसके पीछे रीजन है। सूर्य जहां बैठते हैं वहां पर राजत्व ले आते हैं, किंगशिप का जो है नेचर ले आते हैं। दूसरे भाव में बैठा सूर्य, इंसान की जो वाणी होगी ना वो बहुत प्रभावशाली होगी। वो जब बोलेगा तो वो इतना प्रभावी ढंग से बोलेगा कि आप न चाहते हुए भी उसकी बात को सुनेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे जैसे ग्रह बदलते जाएंगे तो किस तरह वाणी में अंतर समझ में आएगा आपको। सूर्य दूसरे भाव में, क्योंकि ये शुक्र का घर है और ये धन भाव का घर है, यहाँ पर सूर्य धन के मामले में कभी कोई कमी नहीं रखते। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो पैतृक संपत्ति भी इंसान को मिल जाती है। इवन अगर सूर्य थोड़े बहुत कमजोर भी हैं तो उसके बावजूद वो लड़ के अपनी पैतृक संपत्ति ले लेता है। और धन के मामले में ऐसे इंसान को कहा गया कि धन सूर्य खूब देते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य भी एक, कई जगह सूर्य को क्रूर ग्रह और कुछ लोग इनको पाप ग्रह मानते हैं, हालांकि क्रूर ग्रह मानने वाले ज्योतिषियों की संख्या ज्यादा है, तब भी अगर हम एक बहुत पावरफुल ग्रह माने सूर्य को तो जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे दोनों जगह अलग करने का काम करेंगे, यानी अपना प्रकाश, अपनी एनर्जी डाल देंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक चीजें बर्न यानी जलने लगेंगी। तो दूसरे भाव में जब सूर्य बैठते हैं, मैंने अक्सर देखा कि ऐसे बच्चे सबसे जल्दी ये चीज अपना लेते हैं अपने नेचर में कि घर से पैसा मांगना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर धन को लेकर, वाणी को लेकर एक राजत्व का, एक राजा वाला गुण आपके अंदर आ जाएगा। देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना बंद कर देते हैं, चाहे फिर वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस भरें, लेकिन वो सोचते हैं कि अब करना है तो खुद से करना है। वाणी में एक अलग जोश आ जाता है, एक अलग प्रभाव आ जाता है।
पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इंसान की वाणी प्रभावी होती है, देखने में भी इंसान सुंदर होता है। अब देखिए यहीं पर मैं आपसे एक बात बताऊं, बहुत सारी बुक में मैंने ये देखा कि दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो कई लेखकों ने लिखा कि ऐसा इंसान देखने में कुरूप होता है। कुरूप का मतलब देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो दिन भर यही काम है कुंडलियां देखना, तो मैंने ऐसा पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो इंसान कुरूप ही होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि अकेले बैठे सूर्य भी व्यक्ति को बहुत आकर्षक, बहुत प्रभावशाली बनाते हैं, क्योंकि दूसरे भाव से चेहरे का विचार भी किया जाता है। ऐसे सूर्य अगर अच्छी स्थिति में हो तो इंसान के चेहरे में एक अलग तेज, एक अलग ऑरा दिखाई देता है। सूर्य दूसरे भाव में हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कभी भी अपने से बड़े उम्र के लोगों को आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे उनका दिल दुखे। खास तौर पे ऐसे लोग जो आपकी फैमिली में हो, आपके रिश्ते में हो, या आपसे पहचान में, जो आपके ग्रैंडफादर की उम्र के हों, दादाजी की उम्र के हों, ऐसे बुजुर्ग लोगों का हमेशा सम्मान करिए। और कभी भी ऐसे लोगों से कोई ऐसी बात ना कहिए, कोई ऐसा उनको आप मौका मत दीजिए कि जिसमें आपकी वजह से उनको खराब लगे या आपकी वजह से उनको दुख पहुंचे। सूर्य यहां पर बैठ के आपको अनलिमिटेड पैसा, प्रॉपर्टी दे सकते हैं और देते हैं। सूर्य पैसा देने में कभी जो है कमी नहीं करते। हाँ, इंसान झुकना पसंद नहीं करता। वाणी जो है उसकी वो इस तरह की प्रभावशाली हो जाएगी कि जब कई लोग बोलेंगे वो बैठ के सुनेगा, जब वो बोलेगा तो फिर इसके बाद कोई नहीं बोल पाएगा। इस वजह से नहीं कि वो जो बोल रहा है उनकी हो सकता है बातों में दम ना हो, लेकिन उसकी वाणी में इतना दम होगा कि आपको सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छे स्पीच देने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। चेहरा एक अच्छा, एक कर्मठ व्यक्ति। और सूर्य भी जब यहाँ पर बैठते हैं तो आप देखिएगा कि इंसान का नेचर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसियों में हो सकता है वो बैठ के बहुत ज्यादा बातें ना शेयर करे कि वो सबके दुख दर्द में सामने खड़ा है, बहुत इमोशनल या बहुत पोलाइट हो सकता है उसका ऐसा नेचर ना हो। उसका नेचर होगा डोमिनेटिंग। उसे लगेगा कि हम डोमिनेट करें सबके ऊपर। अगर कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में जब मैं जाऊं तो मुझे लोग नोटिस करें। दूसरे भाव में सूर्य के होने का मतलब है आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी या हाईलाइट होने की चाह जो है हमेशा रहेगी। ऐसा इंसान बहुत ऊपर लेवल में जाना चाहता है। दूसरे भाव में अगर अच्छी स्थिति में सूर्य बैठे हैं तो नो डाउट आपको गवर्नमेंट से जुड़ के बहुत फायदा हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी अच्छी सरकारी नौकरी से पैसा कमाएं, या फिर सरकार से जुड़े कोई भी ऐसे काम आप अपना सकते हैं, कर सकते हैं। खास तौर पे तब और जब सूर्य आपकी कुंडली में कारक हो, यानी किसी ऐसे भाव से संबंध बना लें जो आपकी कुंडली के लिए अच्छा भाव हो, तो डेफिनेटली सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। आंखों को भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से देखा जाता है, तो कई बार देखने में आया कि सूर्य अगर 12वें भाव में या दूसरे भाव में पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत शुरुआती एज से चश्मा लग जाता है, उनकी नजर जो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, तो ये देखने के लिए आता है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल सूर्य दूसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब सूर्य के पास केवल एक दृष्टि है, तो सूर्य अष्टम भाव को देखेंगे अगर वो दूसरे भाव में बैठेंगे। अष्टम भाव में देखने से कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में जब सूर्य देखते हैं तो ऐसे इंसान का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा और डीप और इंटेंस हो जाता है। वो अपनी बातें सबसे शेयर नहीं करेगा, वो अपने काम भी दूसरों से तब तक डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक उसमें वो सक्सेसफुल ना हो जाए। अष्टम भाव में और सूर्य और चंद्रमा दोनों को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम में होने की वजह से थोड़ी कमियां आ जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सूर्य अष्टम में नहीं है, अष्टम को देख रहे हैं, तो प्रभाव लगभग नॉर्मल रहता है। एक आपको कमाल की बात बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में दूसरे भाव में बैठे हैं और अष्टम को देख रहे हैं, तो ये भी आपको बचाने का काम करते हैं, ये भी आपको आपके बुरे टाइम पे शक्ति देने का काम करते हैं, इतनी एनर्जी देने का काम करते हैं कि आपके ऊपर जब कोई परेशानी आएगी तो यकीन करिए आप डट के उसका सामना करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है आप 100% उसमें अपनी आवाज उठाएंगे। आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीच देने वाले हो सकते हैं, लोगों के बीच में छवि आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपका नेचर डोमिनेटिंग होगा। ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं, कैश फॉर्म में भी खूब पैसा बना लेते हैं, और लिक्विड फॉर्म में भी इनके पास पैसा खूब होता है। अब बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करती हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में। सूर्य की स्थिति जितनी ज्यादा अच्छी, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं और अच्छी होंगी। सूर्य की स्थिति जितनी कम, मतलब पीड़ित, उतनी ही इन चीजों में आपको डेफिशिएंसी यानी कमी दिखाई देने लगेगी। लेकिन ओवरऑल अगर सूर्य दूसरे भाव में हो और कहीं सूर्य के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 11th हाउस में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वैसे ही सेकंड हाउस में, क्योंकि ये धन का भाव है। यहां पर आपको ये देखना है आपके पास पैसा कितना होगा। डजंट मैटर कि आप खर्च कितना कर रहे हैं या आपकी इनकम कितनी है, मैं ये नहीं कह रहा। इनकम को, खर्च को छोड़ दीजिए, वो दूसरे भाव का काम है, 11th का और 12th का। आपके पास पैसा कितना होगा, इसीलिए देखिएगा कई लोगों की कुंडली में दूसरा भाव अगर मजबूत है तो ऐसे लोगों के पास पैसा खूब आता है। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, 11th और 12th हाउस पीड़ित हो जाए, तो वो यही
वही बोलेगा कि सर पैसा खूब कमाता हूं, आता भी है, बचता नहीं है कुछ, मैं सेविंग नहीं कर पाता। और अगर सूर्य दूसरे भाव में मजबूत स्थिति में हो तो वो पैसा मतलब ला भी देते हैं और उसको सेविंग्स भी करा देते हैं, और इवन अपने लिए नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सेविंग करा देते हैं। तो देखिए अपनी कुंडली को खोलकर, सूर्य अगर है आपकी कुंडली के दूसरे भाव में तो वो किस स्थिति में है, उनकी कंडीशन क्या है। आप सूर्य के बाद अगर बात करें मंगल की, देखिए मंगल भी एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। मंगल भी जब दूसरे भाव में बैठता है तो देखिए मैंने क्या बताया था आपसे कि सूर्य जब दूसरे भाव में बैठेगा तो एक प्रभावशाली वाणी आपके अंदर आ जाएगी, आपके बोलने के तरीके में इतना प्रभाव होगा कि सामने वाला आपको सुनेगा ही सुनेगा। अब मंगल में कंडीशन बदल जाएगी, ऐसा इंसान बेबाक हो जाएगा, उसे डर नहीं लगेगा किसी से कुछ बोलने में। अगर उसे किसी से कुछ कहना है वो मुंह पर बोलेगा, किसी की बुराई करनी है मुंह पर करेगा, पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। और कहीं कोई ऐसी कंडीशन चल रही है जहां पर जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई उच्च पद का अधिकारी है तो हम कई चीजें उसके सामने बोलने से डरते हैं, ये नहीं डरेगा, ये अपनी बात को बेबाक होकर रखेगा। मंगल भी साहस है, पराक्रम है। तो मंगल जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वाणी में वो जो आपकी स्पीच है उसमें वो तेज आ जाता है। अच्छा, मंगल भी अगर अच्छी कंडीशन में हो तो मंगल सेविंग प्लैनेट है, यानी इनकम भी होगी और पैसा भी बचा लेंगे। पैतृक संपत्ति के लिए अगर बात करें, मंगल पावरफुल है, तो अगर आपको पैतृक संपत्ति फंसी हुई है, नहीं मिल रही है, ऐसा इंसान डेफिनेटली लड़के अपनी संपत्ति ले लेगा और पुरजोर से लड़के अपनी संपत्ति लेगा। यहां पर अगर मंगल बैठे हैं तो चेहरा आपका मंगल की कंडीशन के ऊपर है। मंगल अगर अच्छे हैं, पावरफुल हैं, तो एक कांति कहते हैं ना, एक एनर्जी आपके चेहरे में जरूर दिखाई देगी। ऐसा इंसान बहुत कर्मठी भी होगा। और सुनिए, अगर मंगल यहां पर पीड़ित हो जाए तो ऐसा इंसान दुस्साहसी भी हो जाता है। फिर वो कहते नहीं कुछ लोगों को कि अरे वो तो मुंहफट है, किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, उसे डर नहीं लगता। ये चीज मंगल देते हैं। मंगल अगर पीड़ित हो जाए डेफिनेटली आपके पास पैसा कम भी आएगा और सेव भी नहीं होगा, ना बचेगा ना कम आएगा डेफिनेटली। यहां से मंगल बैठ के, अब मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठते हैं वहां से चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर देखते हैं। तो चौथी दृष्टि से वो 5th हाउस को देखेंगे तो आपको इंटेलिजेंट बना देंगे। अपने उम्र के शुरुआती दौर पे ही ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं, मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो ऐसे लोग को इंटेलिजेंट बना देंगे। हालांकि कभी कभी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन संतान के लिए और ज्ञान के लिए मंगल अच्छे हैं। इवन दूसरे भाव में बैठा मंगल, क्योंकि वो 5th हाउस को देखता है। देखिए, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये आपके अर्थ त्रिकोण होते हैं। एक होता है धर्म त्रिकोण, एक होता है अर्थ त्रिकोण, एक होता है काम त्रिकोण, एक होता है मोक्ष त्रिकोण। तो यहां पर मंगल 2 अर्थ त्रिकोण को कवर कर रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली अगर मंगल की कंडीशन अच्छी है तो पैसों के लिए आपको जीवन भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब यहां से मंगल 5th हाउस को देख के आपको इंटेलिजेंट भी बना देंगे, डेयरिंग भी बना देंगे और रिस्क मैनेजमेंट करने वाला भी बना देंगे। 7वीं दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखेंगे तो चोट चपेट लगना तय है। और अगर मंगल की कंडीशन और खराब हो जाए तो सर्जरी, छोटे मोटे ऑपरेशन 110% जब भी उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा या गोचर में वो इन्हीं भावों से संबंध बनाएंगे, डेफिनेटली आपकी सर्जरी होगी। चाहे छोटी मोटी चोट की सर्जरी हो, और छोटे मोटे चोट चपेट लगना ये तो है ही। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से बताता हूं। मंगल जब 8th हाउस से संबंध बनाते हैं तो भले ही ऐसे लोगों के लाइफ में मंगल अगर पावरफुल हो जाए तो छोटा मोटा चोट चपेट, जलना कटना लगा रहता है। ऐसे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो गिर गए, उनको चोट लग गई तो वो उसको पकड़ के बैठ जाए कि अरे हमें तो दर्द हो रहा है। फर्क नहीं पड़ता उनको। वो अगर उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे हाँ चोट है, लग गई, ठीक हो जाएगी, ऐसा। इसलिए 2nd हाउस में कई बार आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस में जो लोग होते हैं, 2nd हाउस में पावरफुल मंगल देखने के लिए मिल जाता है। पैतृक संपत्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं। परिवार और अपने कुटुंब, यानी आपके जो पड़ोसी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, इन लोगों में भी सूर्य डोमिनेटिंग नेचर में है। मंगल भी बहुत ज्यादा घुले मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, डोमिनेटिंग नहीं होगा, लेकिन अपने में सेल्फ प्रोटेक्टेड होगा। ऐसे से कहते नहीं कि ऐसे इंसान से पंगा लेना मुश्किल है। पंगा लेने का मतलब कि ऐसे इंसान से हर कोई उलझना पसंद नहीं करेगा। 8वीं दृष्टि से मंगल भाग्य भाव को देखते हैं, जो कि इनका प्रभाव अच्छा है। पाप ग्रहों का 9वें भाव में दृष्टि या प्रभाव तब तक आपको नुकसान नहीं देती जब तक 9th हाउस से उसका रिलेशन बहुत ज्यादा खराब ना हो, या 9th हाउस यानी भाग्य भाव के जो भावपति हैं उनकी स्थिति बहुत खराब ना हो। तो मंगल भाग्य भाव को देखकर भाग्य को अच्छी करने की ही कोशिश करते हैं। आपका भाग्य आपका सपोर्ट करने वाला होगा। हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं तो डेफिनेटली आपको जब आपकी लाइफ में भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मंगल आपकी सहायता करेंगे, आपको डेयरिंग बनाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट लेने वाला बनाएंगे, पैसा भी आपके पास होगा, प्रॉपर्टी भी आप खरीदेंगे और प्रॉपर्टी में भी आप जमीन, लैंड एरिया खरीदने में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मंगल को भौमपति कहा जाता है, इसलिए मंगल का संबंध जब भी अर्थ त्रिकोण से बनता है तो ऐसे लोगों के पास खूब जायदाद होती है, जमीन। अगर उनको पैतृक नहीं मिली ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी मेहनत से बनाएंगे, झुकना पसंद नहीं करते ये लोग भी। सूर्य और मंगल में बहुत माइनर से डिफरेंस होते हैं। सूर्य वाला व्यक्ति हो सकता है कि अगर कहीं पर माहौल जब बहुत बिगड़ जाए तब उसे गुस्सा है, तब वो अपना पराक्रम दिखाए। मंगल वाला इंतजार नहीं करेगा। मंगल प्रधान व्यक्ति जो होगा वो उसका हाथ पहले चलेगा, बातें वो बाद में करेगा, क्योंकि गुस्सा है। मंगल
मंगल को क्या कहा जाता है, सेनापति। सेनापति को अग्रेसिव होना जरूरी है। मंगल तभी तो डिफेंस, पुलिस, आर्मी इनको रिप्रेजेंट करता है। सोचिए किसी आर्मी ऑफिसर से जो बॉर्डर में खड़ा है उससे बोल दिया जाए कि यार आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा पोलाइट हो जाइए, है ना, थोड़ा सा रुक के फैसला लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है, जाइए आराम कर लीजिए, ये सब उसके लिए घातक है। वो आपसे यही कहेगा कि हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं बैठे, या हमारा नेचर पोलाइट नहीं हो सकता, हम इसी तरह रहेंगे स्ट्रिक्ट नेचर में, क्योंकि ये हमारा काम है, क्योंकि हम डिफेंस, रक्षा कर रहे हैं। मंगल को इन्हीं का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ओवरऑल मंगल की स्थिति अच्छी है यहाँ पर। अब ये देखना है आपको मंगल कितनी डिग्री में है, कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी, और कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, हमेशा देख लीजिए कि वो घर किसका है, और जिसका भी वो घर है उससे मंगल की स्थिति क्या है, तात्कालिक मित्रता में है या शत्रुता में है। तो ये चीज देख लेनी है। मंगल अच्छे, पावरफुल, रिजल्ट अच्छे। मंगल कम अच्छे, मंगल पीड़ित, तो आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली कम देखने को मिलने लगेंगे। मंगल की अगर बात करें, चंद्रमा, ये चंद्रमा की उच्च राशि वाला घर है, ये शुक्र का घर है, वृषभ राशि होती है यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छी वाणी होगी, प्यार से बात करने वाले होंगे, लेकिन चतुर होंगे, इंटेलिजेंट या क्लेवर कह सकते हैं आप। ऐसा इंसान जो आपके सामने आता है, बहुत आपसे पोलाइट बात करता है, शांति से बात करता है, वो ऐसा दिखाता है आपको कि वो इस दुनिया का सबसे सीधा इंसान है। लेकिन अगर उसका 5th हाउस मजबूत है तो इस कंडीशन में एक बात आप मान लीजिए, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत पोलाइट या बहुत सीधा दिख रहा है तो वो सीधा हो ही। ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, दूसरे से अपना काम वो बना लेते हैं, मतलब बोल के वो आपसे अपना काम मना ले जाएंगे। देखने में सुंदर होते हैं, शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पैसा बहुत देते हैं चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है, डेफिनेटली मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, चंद्रमा का खुद का नेचर यही है कि वो अपना स्वभाव, अपना जो आकार है उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसको ऐसे लिया गया कि मंगल अगर धन भाव में हो तो आपकी जेब में कभी एक जैसा पैसा नहीं रहेगा। भले आप कितनी अच्छी जॉब कर रहे हो, कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह की होगी कि कभी आपकी जेब में 100 का नोट है, अगले दिन आपकी जेब में 500 का नोट है, अगले दिन आपकी जेब में 1000 का नोट है, फिर उसके अगले दिन आपकी जेब में फिर से 100 का नोट है। यानी जो अप डाउन है वो आपकी जेब में लगा रहेगा। यहां से मंगल अष्टम भाव को देखते हैं, तो अष्टम भाव में अगर मंगल, माफ करिएगा, चंद्रमा अष्टम भाव को देखते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। खांसी, नजला, जुकाम, गले से रिलेटेड इन्फेक्शन, इस तरह की चीजें आपको परेशान कर सकती है। जकड़न, इस तरह की चीजें जो चंद्रमा के प्रभाव में आती हैं। चंद्रमा और पीड़ित हो जाएंगे तो याद रखिएगा रक्त से संबंध है चंद्रमा का, तो आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आपके चंद्रमा दूसरे भाव में है तो कोशिश करिए कि आप अपनी जो भी आप कमा रहे हैं अपने पास आप लिक्विड फॉर्म में पैसा रखने की बजाय उसे ठोस फॉर्म में बदलने की कोशिश करिए। चंद्रमा जब दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो वो आपको कैश में पैसा दिलाने की कोशिश करते हैं, और कैश में अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आप खर्च भी जल्दी करेंगे, तो ज्यादा अच्छा है थोड़े से पैसे आपके पास आए तो या तो आप उनको बैंक में फिक्स कर दीजिए, या उनसे कोई लैंड एरिया खरीद लीजिए, ज्वेलरी खरीद लीजिए, जो भी आपकी कुंडली में अन्य ग्रह स्थितियों को देख लीजिए, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आप अपने पास पैसा नहीं रखिए, वरना पैसा आपका बचेगा नहीं। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को पैसे कमाने की बड़ी जल्दी होती है। वो सोचते हैं कोई ऐसा काम किया जाए कि तुरंत पैसा आए, जितनी जल्दी पैसा कमा लेते हैं उतनी ही जल्दी खर्च भी कर देते हैं। कोई चीज पसंद आई तुरंत खर्च कर देंगे, किसी दूसरे को जरूरत है तुरंत पैसा उठा के दे देंगे। अब यहाँ पर कई बार चंद्रमा जब दूसरे भाव में होते हैं, इसी वजह से आपने देखा होगा कि लोगों को हमने किसी को पैसा दिया और हमारा पैसा डूब गया या पैसा फंस गया, ये वाले केसेस सुनने के लिए आते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। कई बार बिना किसी लड़ाई झगड़े के पैतृक संपत्ति मिल जाती है। आपका चेहरा देखने में बहुत अच्छा, बहुत शांत, और आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे। पैतृक संपत्ति आपको डेफिनेटली मिलेगी, पैसा से पैसा आप बनाने वाले होंगे। चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो फिर बहुत सारी चीजों में इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो मदर हैं कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, क्योंकि काल पुरुष में चौथा भाव चंद्रमा की राशि होती है। कहीं ना कहीं आप भी मानसिक रूप से अशांत हो जाएंगे। पैसे की तो ये हालत हो जाएगी अगर चंद्रमा अकेले दूसरे भाव में बैठे हों और बुरी तरह पीड़ित हो जाएं, और भगवान न करे लेकिन अगर आपका 11th और 12th हाउस भी कमजोर हो जाए तो आप देखेंगे कि आपको माफ करिएगा कि आपको सरवाइव करना पड़ रहा है। पैसे आपके पास इतने लिमिटेड आ रहे हैं कि आपको फिर सरवाइव करके चलना पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि अगर सेकंड हाउस में आपके मून है, चंद्रमा है, तो हमेशा उनको बल दीजिए, रत्न से नहीं। अगर कारक है तो आप रत्न से दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखने के बाद दूसरे तरीकों से। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भगवान शिव के सहस्त्र नाम का एक उपाय बताया था। उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें जो उपाय है अगर आप वो करेंगे तो चंद्रमा आपके अच्छे हैं तो भी, नहीं है तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे, और फाइनेंशियली आपको कभी किसी
के सामने डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो डेफिनेटली चंद्रमा का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा मिलता है। अब चंद्रमा यहाँ पर हैं तो इस वजह से आपका अपने परिवार में, परिवार वालों का आपसे और आपके आस पड़ोस वालों का आपसे नेचर और जो कंपैटिबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपके पड़ोस के लोग भी आपसे प्यार करने वाले होंगे, परिवार के लोग भी आपसे प्यार करने वाले होंगे, और आपका नेचर भी ऐसा ही होगा, दूसरों के प्रति इमोशनल, दूसरों के प्रति दया दिखाने वाला, दूसरों के लिए हेल्प करने वाला, भले बाद में खुद मुसीबत में फंस जाए लेकिन आपका नेचर भी ऐसा होगा। तो दूसरे भाव में मैं चंद्रमा को अच्छा रिजल्ट देने वाला मानता हूं। लेकिन फिर से वही बात कि हमेशा ग्रहों की स्थिति को देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि चंद्रमा दूसरे भाव में हर रिजल्ट आपको ऐसा ही मिले। अगर वो पीड़ित हो रहे होंगे तो ये जो मैंने आपको बताया इन चीजों में तो डेफिशिएंसी दिखेगी, लेकिन साथ में आप मानसिक रूप से भी बहुत अशांत हो जाएंगे। बात कर लेते हैं बुध की। बहुत बढ़िया रिजल्ट है बुध का यहाँ पर। बुध के दोस्त का घर है ये, शुक्र का, और बुध वाणी के कारक है, इसलिए यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब देखिए सूर्य जब इस घर में थे तो वाणी प्रभावशाली थी, मंगल जब थे बेबाकपन आया, चंद्रमा जब आएंगे तो कई बार आप चाइल्डिश हो जाएंगे, कई बार आपकी वाणी बहुत सौम्यता हो जाएगी, कई बार छोटी मोटा जैसे एक बच्चा होता है बहुत सरल सा स्वभाव इस तरह हो जाएगा। बुध आएंगे तब आपके अंदर भद्रता, माफ करिएगा भद्रता नहीं, एक टैलेंट बोलने का। आप जब चीजों को बोलेंगे, हो सकता है आपकी आवाज अच्छी ना हो, फ्रीक्वेंसी अच्छी ना हो, लेकिन जब आप चीजों को बोलेंगे इतना सटीक ढंग से और मैनेजमेंट से बोलेंगे कि सामने वाला इंसान बोलेगा कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। एक राष्ट्रीय कवि हैं श्री कुमार विश्वास जी, कभी उनको सुनिएगा। उनकी जन्म कुंडली, अब कई लोग ये कहते हैं उनकी जन्म कुंडली असली नहीं आप दिखाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें वाणी से जो है बुध का संबंध है। आप देखिए वो कितना फ्लुएंट बोलते हैं, बीच में ना अटकना, चीजों को व्यवस्थित ढंग से बोलना। ऐसे इंसान को आप खड़ा कर दीजिए स्टेज में और कह दीजिए कि ये टॉपिक है बोलो। उसने कोई तैयारी नहीं किया, आपने कहा टॉपिक है बोलना शुरू करो, वो बोलना शुरू कर देगा और वो बीच में रुकेगा नहीं। एक से एक अच्छे उदाहरण देके पूरी स्पीच देके नीचे आ जाएगा। उसे कोई नहीं समझ सकता ये कि ये बिना तैयारी के आके खड़ा हो गया था। अपनी बातें दूसरे से कैसे मनवाना है, दूसरे के नेचर को कैसे समझना है, ये बुध बहुत अच्छा जो है यहाँ पर कंपैटिबिलिटी देते हैं। धन के लिए बुध यहाँ पर ऑलवेज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरे भाव में अगर आपके बुध हैं, आपके पास कैश फॉर्म में, आपके पास लिक्विड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में हमेशा पैसा रहेगा। कैश फॉर्म में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप जॉब से, बिजनेस से बहुत पैसा कमा सकते हैं। मतलब आपके पास कैश की तो कभी कमी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी वाइज भी बुध यहाँ पर कभी कोताही नहीं बरतते। ऐसा इंसान इनका घर जो होगा सुंदर होगा, अच्छा होगा, अपने दम पे अपना घर बना लेंगे। कैश फॉर्म में पैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है ऐसे लोगों को। बुध की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। बोलने में ऐसे लोग बहुत फ्लुएंट होंगे, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के इंसान से बात कर सकते हैं। इसीलिए बुध जब कई बार दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग एक से ज्यादा लैंग्वेज सीख सकते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। तो बुध सेकंड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वाणी के बेसिस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहां पर अगर बुध हैं तो आप बैंकिंग से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी फील्ड इन्हीं एरिया से जुड़ी हुई है तो आपको चाहिए कि आप कम से कम इस फील्ड में एक बार ट्राई करें। डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बुध यहां पर जब बैठेंगे तो बुध की भी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, जो कि बहुत खराब स्थिति नहीं। अब बुध की स्थिति खराब हो जाएगी तब फिर कहीं ना कहीं आपको बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलेगी। कई बार स्किन इन्फेक्शन अगर बुध के ऊपर, और पाप ग्रहों का प्रभाव है, और कई बार पैसे न बचना। आप देखिएगा बुध अगर आपके सेकंड हाउस में है तो भले ही बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर है, पैसा आपके पास आएगा जरूर। आप कैश फॉर्म में पैसा कमाएंगे, भले आप लो लेवल की जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके पास इंस्टेंट कैश की हमेशा व्यवस्था रहेगी। बचा ना पाए वो बात अलग है, मैनेजमेंट ना कर पाए वो बात अलग है। धन आ जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मैनेज करना ये बहुत बड़ा इशू होता है। आपके पास देखिए कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमारे पास कभी धन आया ही नहीं या हमारे पास एक भी पैसा कभी हमने देखा ही नहीं। पैसा हर इंसान अपने अपने स्तर से कमाता है, लेकिन आगे वो बढ़ता है जो उस पैसे को मैनेज करके चलता है या पैसे से पैसा बनाता है। अब मैं जानता हूं कि आप लोग यही कहेंगे कि कई लोगों को कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके लिए पूरी जन्म कुंडली आप देखिए कि कौन सा ऐसा रास्ता है जहां पर आप सबसे अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बुध दूसरे भाव में डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। आस पड़ोस के लोग, आपके परिवार के लोग आपको बहुत अच्छा मानेंगे भी और आपका रवैया अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छा रहेगा भी। आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त हैं, अगर आपका 4th हाउस पीड़ित नहीं है तो कई बार आपको फाइनेंशियली या जहां पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत है आपके साथ खड़े रहेंगे।
दूसरे भाव में बुध का होने का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट या सिर्फ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आप किस क्षेत्र में कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैनेजमेंट में आप महारथी हैं। मैथमेटिक्स अगर बुध अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स या ऐसी चीजें जो बहुत मेंटली रूप से जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप बहुत अच्छे होंगे उसमें। पढ़ाई में, बोलने में, इवन आप कैश का मैनेजमेंट करने में भी बहुत अच्छे होंगे। जॉब ऐसे लोग करें तो भी बहुत अच्छा, बिजनेस करें तो भी बहुत अच्छा। दूसरे भाव में मजबूत बुध मतलब आपको बिजनेस करना चाहिए या ऐसा कोई काम करना चाहिए जहां पे आपकी वाणी आपको आगे प्रमोट करे, उसमें उस फील्ड में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 8th हाउस में बुध कोई खराब परिणाम नहीं देते जब तक कि बुध बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाए। 8th हाउस में बुध, अच्छा बुध के ऊपर अगर कारक शनि की दृष्टि पड़ जाए, बुध अपने अंश बल से नक्षत्र से मजबूत हो, तब जब बुध 8वें भाव को देखते हैं तो ऐसा इंसान ज्योतिष तंत्र मंत्र में अपने कला का, अपने आर्ट का उपयोग कर लेता है। यहाँ पर बुध आर्ट भी देता है। कई लोग बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, कई लोग बहुत अच्छे पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने कहा 2nd हाउस से भी हम राइटिंग स्किल को देखते हैं, हालांकि 3rd हाउस से भी देखते हैं। लेकिन अगर मजबूत बुध या शुक्र या बुध और शुक्र दूसरे भाव में हो तो जनरली ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग देखने में बहुत अच्छी होती है। बुध कमजोर होगा, डेफिनेटली फाइनेंशियल इशू होगा, आपको फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। आप पैसों के मैनेजमेंट में पीछे हो जाएंगे और मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो आप क्राइसिस से गुजरेंगे। और कैश फॉर्म में आपके पास जो पैसा आता है, मे बी आप कैश फॉर्म के लिए ही परेशान हो जाए। तो हमेशा पहले बुध को देखिए, कारक हैं तो भी, नहीं कारक हैं तो भी गणेश भगवान, क्योंकि गणेश भगवान बुध के अधिपति देवता कहे जाते हैं। गणेश भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गणेश भगवान के स्त्रोत का जाप कर सकते हैं, बुध हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। और बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी एक रामबाण उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में एक ऐसा महा उपाय है जिसके बाद किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में अगर बुध है किस कंडीशन में है। बुध की बात अगर बात करें शुक्र के, ये उनका अपना घर है, ये घर उनका है। हो सकता है किराएदार कोई दूसरा हो, लग्न कोई दूसरा हो, लेकिन ये घर शुक्र का है और शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे शुक्र लग्जरियस लाइफ भी देते हैं, बहुत अच्छी मीठी वाणी भी देते हैं। सूर्य प्रभावशाली वाणी, चंद्रमा सौम्य वाणी, मंगल बेबाक वाणी, बुध मैनिपुलेटिव वाणी और शुक्र मधुर वाणी। आप फोन उठाते हैं, आपसे कोई बोलता है हेलो, आप कहते हैं अरे यार तुम्हारी आवाज तो बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर आवाज है। कोई गाना सुनते हैं तो हम बोलते हैं ये सिंगर ने क्या गाना गाया है, मजा आ गई। कोई कविता सुनते हैं तो हम बोलते हैं आपकी कविता में तो दम था ही, आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। आप समझ गए, फ्रीक्वेंसी आवाज की बहुत अच्छी हो जाएगी। 2nd हाउस में शुक्र जो है रियल आर्टिस्ट भी बनाते हैं इंसान को। इसीलिए अगर शुक्र दूसरे भाव में मजबूत स्थिति में हो और आपको, क्योंकि 100% अगर शुक्र आपके दूसरे भाव में है तो आप किसी ना किसी आर्ट में माहिर होंगे। चाहे आप गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हो, गाना गाना पसंद करते हो, कविता, पोएम्स लिखना, कोई ना कोई एक आर्ट आपके अंदर होगी। उस आर्ट को पहचान लीजिए, वो आर्ट आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है। जितने भी सिंगर्स, जैसे जो हम लोगों को जो व्यक्ति कभी कभी, जैसे हम लोगों को कुंडली दिखाकर कोई पूछता है कि हमें सिंगिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है, हम कैसे बना पाएंगे, तो हमेशा 2nd हाउस शुक्र को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हमें 100% देखना होता है। दूसरा भाव वाणी का होता है, शुक्र डेफिनेटली अच्छी वाणी देते हैं। पैतृक संपत्ति का होता है, इसलिए कई बार ऐसे लोगों को बिना मेहनत किए उनके फादर की तरफ से ही कुछ ऐसी चीजें या प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है कि उनको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। शुक्र भी चीजों को देते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर आपका जो चेहरा होगा, यानी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी, वो बहुत अट्रैक्टिव होगी। दूसरे भाव में अगर शुक्र हो अच्छी कंडीशन में तो ऐसे लोगों की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, ऐसे लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। आप ये सोचें कि केवल बुध दूसरे भाव में बैठेगा तो इंटेलिजेंस देगा, तो ऐसा नहीं है। बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल से जुड़े हुए होते हैं। हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो बुध दिखाता है, इंटेलिजेंस, IQ लेवल। गुरु जो है वो परिमार्जित ज्ञान को दिखाते हैं, फिल्टर्ड नॉलेज को। शुक्र जो है ये भौतिकतावाद वाले नॉलेज को दिखाते हैं। ऐसा इंसान भी नॉलेजेबल होगा, जब वो आपसे बातचीत करेगा ना तो आप उसकी बातों में खो सा जाएंगे। शुक्र अगर 2nd हाउस में हो तो डेफिनेटली ऐसा इंसान अपने लाइफ में यंगर एज के बाद, 2025 के बाद, अगर उसके भाग्य भाव की स्थिति भी अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, एक घर बनाता है अपने लिए। और ऐसे लोगों का घर जो होगा ना, भले फ्लैट हो, छोटा घर हो, लेकिन बहुत सजा हुआ घर, यानी बैंगलो कहते नहीं, छोटा सा बैंगलो लेकिन बहुत खूबसूरत है। छोटी गाड़ी है लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, ऐसा बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग भी अपने को मेंटेन रखना, बहुत अच्छे से पेश आना, ये पसंद करते हैं। पैतृक संपत्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाणी के लिए बहुत अच्छा है, चेहरा बहुत अच्छा होगा, ऐसे इंसान की आंखें बहुत अच्छी होंगी। 8th हाउस में जब शुक्र यहाँ से बैठ के देखते हैं, अब ऐसे इंसान का जो रवैया या
या जो झुकाव है वो तंत्र मंत्र और ज्योतिष की तरफ बहुत बढ़ेगा। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ अनएक्सपेक्टेड जो है अट्रैक्ट होंगे और ज्योतिष सीख भी लेंगे। ज्योतिष है या कोई अच्छा तंत्र है, ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं दूसरे लोगों से, ऐसा इंसान उसमें इंटरेस्टेड होगा और उनको सीख लेगा खुद के दम पर। चाहे उसको कोई बताने वाला ना हो तो वो बुक्स से सीख ले, लेकिन वो सीख लेगा। तो शुक्र ये चीजें देते हैं। अब शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो दिक्कत है। जैसे बुध अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो डेफिनेटली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके लिवर के ऊपर वो असर करेंगे। उसी तरह अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो शुक्र से रिलेटेड चीजें जो आप समझ रहे होंगे कि अगर आप खास तौर पे पुरुष हैं, हालांकि महिलाओं पे भी ये लागू होता है, तो आपको कुछ चीजों से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र जब दूसरे भाव में होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से खाने पीने की चीज़ों का भी विचार किया जाता है। तो लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं, और अगर मीठा खाने के आप शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा आप शुगर खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शुगर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। जब दूसरे भाव में शुक्र जैसा ग्रह बैठता है और एक्सट्रीम पावरफुल हो जाता है तो ऐसे इंसान का लाइफ लग्जरी हो जाता है। उसके पास पैसा आता भी है और पैसा बचता भी है, और वो खूब पैसा अपने लग्जरी लाइफ के ऊपर खर्च करता है। उसे ब्रांडेड चीज़ें पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज़ पहनना पसंद होता है। इन्हीं सब चक्करों में कई बार शुक्र दूसरे भाव में बैठ के इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने की लत लगा देते हैं जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इनडायरेक्टली रूप से मैं नशा को ही लेकर कह रहा हूँ कि वाइन वगैरह के ऐसे लोग कई बार मैंने देखा कि शौकीन हो जाते हैं। मत करिए। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो दूसरे भाव में, लेकिन ये चीज़ें मत करिए। अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान करेंगी। इनका ग्रह स्थितियों से कोई लेना देना नहीं। कोई ग्रह स्थिति कोई नहीं आपको बचा पाएगा, इसलिए इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो देखिए कि शुक्र दूसरे भाव में नीच राशि में तो नहीं है, अंश बल से बिल्कुल मृत तो नहीं है, किसी बहुत ही शत्रु ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है। अब अगर शुक्र किसी शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है और जो नक्षत्र का स्वामी है वो भी उनसे तात्कालिक शत्रुता में बैठा है, शुक्र जिनके घर में बैठे हैं वो भी उनसे तात्कालिक शत्रुता में बैठा है, तो शुक्र यहाँ पे बहुत पीड़ित हो जाएंगे। अब वो आपको दोनों तरह से रिजल्ट करने लगेंगे। फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बहुत खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि इस परिवार में बहुत सारे लोग ज्योतिष के जानकार हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस किस तरफ है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखकर चलना चाहिए। शुक्र अगर दूसरे भाव में है, आप चाहते हैं कि धन और शुक्र यानी शुक्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी खुद धन स्थान में बैठी हैं, आप चाहते हैं कि आप भी अरबपति करोड़पति बने, जो कि आपको बनना भी चाहिए अगर शुक्र की अच्छी स्थिति है। तो कोई भी एक शक्ति की आराधना करना शुरू कर दीजिए। माता गौरी की आराधना कर सकते हैं, आप दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं। अगर 9th हाउस से किसी तरह शनि या शुक्र का संबंध बन रहा है या 9th हाउस में खुद शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो आप माँ काली, भद्रकाली इनकी भी आराधना कर सकते हैं, लेकिन किसी गुरु के संरक्षण में। बिना गुरु से परामर्श लिए कभी भी महाकाली या 10 महाविद्याओं में से किसी भी शक्ति की पूजा गुरु से परामर्श लिए बिना, उनकी आज्ञा के बिना नहीं करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखिए शुक्र की कैसी स्थिति है। शुक्र के बाद अगर बात करें शनिदेव की, शनिदेव जब दूसरे भाव में बैठते हैं, मैंने कई बार आपको बताया, यहाँ पर शनिदेव आपको विरासत में बहुत सारी चीजें देते हैं। विरासत में देते हैं जिम्मेदारियां, विरासत में देते हैं आपको एक सीरियसनेस, विरासत में देते हैं दूसरों की, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां। ऐसे इंसान के ऊपर परिवार का बोझ इतना पड़ता है कि वो अपना बचपन जो है एंजॉय नहीं कर पाता। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसा देखा है कि प्री मैच्योर हो जाते हैं कई बच्चे या कई बच्चियां जो है प्री मैच्योर हो जाते हैं। समय से पहले जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेना, तो अपनी जिंदगी वो नहीं जीते। लाइफ टाइम उनके साथ यही रहता है कि उनके ऊपर किसी न किसी एक चीज की जिम्मेदारी रहती है। शनि एक्चुअली में जिम्मेदारी ही तो है। शनि अगर देखा जाए तो वो जिम्मेदारी ही है, और शनि कभी एकदम से चीजें क्यों नहीं देते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर डाला जाए। शनि आपको जितना मजबूत बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुंडली को कोई दूसरा ग्रह आपको कभी इतना मजबूत बना सकता है। एक आर्मी में एक कहावत है, इंडियन आर्मी में जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें एक कहावत कही जाती है कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन उससे पहले हम ही आपको तोड़ेंगे। बस सेम चीजें समझ लीजिए शनिदेव के लिए, कि वो आपसे कहते हैं कि तुमको दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जिसका तुम सामना ना कर पाओ, लेकिन पहले तुमको मैं जो है इस लायक बनाऊंगा, मैं परेशान करूंगा, या मैं तुमको परेशानियों में डाल के इस लायक बनाऊंगा। धन की स्थिति शनि अगर दूसरे भाव में आप देखिएगा, डेफिनेटली अगर आप बहुत रिच फैमिली से हैं, आपका 9th हाउस एक्सट्रीम पावरफुल है, 10th हाउस 11th हाउस एक्सट्रीम पावरफुल है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप किसी ऐसी फैमिली में जन्म लें जहां पे आपको शुरुआत से ही कई सारी चीजें, कई सारी फेवर जो है मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिएगा कि आपको अपने हाथ से चीजें जोड़नी पड़ेंगी। इसीलिए 2nd हाउस में अगर जब शनि होते हैं तो ऐसे लोगों को देखिएगा, ऐसे लोगों को मित व्ययी कहा जाता है। बहुत सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे,
क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक चीज का क्या इंपॉर्टेंस होती है। वो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। अगर पैतृक संपत्ति की बात की जाए तो दोनों तरह की स्थिति है। शनि अगर खुद की राशि में अच्छे नक्षत्र या अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति मिल जाती है, थोड़ा डिले मिलती है लेकिन मिल जाती है। परिवार वालों के प्रति रवैया मैंने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा पोलाइट या बहुत ज्यादा घुल मिलकर रहने वाला हो। इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है, ये कह सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, बहुत ज्यादा चीजें दूसरे से शेयर नहीं करेगा। एक सीरियसनेस उसके चेहरे में आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे लोग देखने में डिसेंट होते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन देखने में डिसेंट होते हैं। ऐसे लोगों का कैरेक्टर बहुत खूबसूरत होता है। ऐसे इंसान के साथ आप थोड़े दिन बिताइए, आपको ऑटोमेटिक उसके साथ रहना, उसका साथ जो है पसंद आ जाएगा। जिम्मेदार होते हैं ऐसे लोग, पैसे के लिए, धन के लिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अगर शनिदेव कारक हैं, बस फिर आप ये सोच लीजिए कि आप कभी पैसे के लिए टेंशन ना कीजिए। आप बस अपना कर्म करते रहिए। शनि आपको एक एक सीढ़ी की तरह पैसा देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे। आपके पास एक उम्र के बाद हर एक चीज होगी, नेम भी होगा, फेम भी होगा, पैसा भी होगा, अनुभव भी होगा। आप दूसरे को ये बता पाएंगे कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ते में तुम्हें चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या तुम्हारे साथ होगा, वगैरह वगैरह। अब शनि के पास भी 3 दृष्टियां। शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तो डेफिनेटली जब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, वो कारक है, तो क्षेत्र के कारक होते हैं, इसलिए चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। आपको आज एक मजेदार बात बताता हूँ। एक जाने माने ज्योतिष के लेखक हैं, हालांकि बहुत अंडररेटेड हैं, तो इस वजह से मे भी आपने उनकी बुक्स में पढ़ी हूँ। उन्होंने बोला कि जब शनि चौथे भाव को देखते हैं या शनि चौथे भाव में होते हैं, वो कारक हो या ना कारक हो, लेकिन इंसान मरने से पहले 3 घर बनाता है। तो ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा। अब क्योंकि जब हम कोई सूत्र पढ़ते हैं तो हमेशा जब कोई कुंडली देखते हैं, तो मैंने भी इस चीज को नोटिस करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि 50 to 60% लोगों की कुंडली में ऐसा है कि उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, खास तौर पे उनके पास एक से ज्यादा घर हैं रहने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, शनि उन सब की कुंडली में अच्छे थे, कारक नहीं भी थे तो भी अच्छी कंडीशन में बैठे थे। तो चौथे भाव में दृष्टि डाल के शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में डालते हैं तो यहाँ पर भी कोई खराब रिजल्ट नहीं रहता शनि का। आयु के लिए अच्छा है लेकिन थोड़ा सा संघर्ष देते हैं। अब यहाँ पर शनि की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। शनि अगर अच्छी कंडीशन में, सारी चीजें ठीक है, तंत्र मंत्र ज्योतिष आप सीख भी लेंगे, आपका इंटरेस्ट भी होगा। शनि खराब, स्ट्रगल बढ़ा देंगे। एक तो वैसे ही आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आपको फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और दूसरा आपकी लाइफ में संघर्ष बढ़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको। ये चीज शनि देते हैं। उनकी 10वीं दृष्टि 11th हाउस में पड़ती है। 11th हाउस में अगर शनि की दृष्टि है और शनि दूसरे भाव में बैठ के 11th हाउस को देख रहे हैं, ये महाधनी योग जैसा ही है। कारक और अच्छी कंडीशन हुए तब तो और। आप बस एक चीज याद रखिएगा कि आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा, रुपए, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको मिलेगा। ये शनि दूसरे भाव में बैठ के आपको सब कुछ दे देंगे। कारक हैं तो रत्न से, कारक नहीं है तो मंत्र से, पूजा से, आराधना से, अधिपति देवता हनुमान जी की पूजा करके, कार्तिकेय जी की पूजा करके आप इनके पावर को बढ़ा सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके ही दोस्त आपको चिढ़ाते हैं कि देखो हमको तो ये मिल गया, तुम क्या, तुम तो अभी वहीं हो जहां तुम थे, तो बस ये सोच के आप चुप हो जाया करिए कि वो देंगे। और जब वो शनि देव देंगे तब इसके बाद आपके बराबरी में कोई नहीं होगा। वो ये पेशेंस का लेवल टेस्ट करते हैं कि देखते हैं ये कितना पेशेंस इसके पास है। पेशेंस रखिए, हार्डवर्क उनको बहुत पसंद है। आपके बदन से निकला पसीना, कहते हैं कि बदन से निकला परिश्रम का पसीना शनि देव को बहुत प्यारा होता है। तो आप बस अपना कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, शनि देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, शनि आपकी कुंडली में कारक हो तो भी, ना कारक हो तो भी, कुछ जेन्युइन रिजल्ट तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। 4th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो माता से या माता के स्वास्थ्य को रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। आपके जो दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा आपके हितैषी हों, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर खास तौर पे तब जब 4th हाउस और पीड़ित हो जाए। 8th हाउस में दृष्टि डाल के थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ाते हैं, ये बात भी तय है। हालांकि आयु जो आपकी उम्र है उसको सेव कर देते हैं। 11th हाउस में दृष्टि डाल के वो आपको ये एहसास कराते हैं कि जब जब आप कोशिश करेंगे चीजें बहुत जल्दी हो जाएं, आपको लगेगा ये काम करूंगा फट से पैसा आएगा, तो काम तो फट से आप कर देंगे लेकिन पैसा फट से नहीं मिलेगा। कई बार आपको अपने काम बीच में छोड़ने पड़ेंगे या अचानक से काम रुक जाएंगे, तो वहां आपको परेशान नहीं होना, बल्कि उसी पेशेंस के साथ उस काम में फिर से लगना है। जब वो सफलता देंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छी सफलता आपको देंगे। तो देखिए शनि की स्थिति कैसी है। शनि अगर अच्छे हुए तब तो बहुत अच्छा है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है ये। बस आप शनि को बल देते रहिए और शनि से जुड़ी चीजें को जो वो पसंद करते हैं वो चीज करते रहिए। असहाय लोगों को, जो लोग जिनके सच में जिनको मदद की जरूरत है, उनकी मदद करिए। ऐसी मदद करिए कि जिसके बाद उनको दूसरे किसी से मदद ना मांगनी पड़े। ये शनि को बड़ा पसंद है। तो फ्री एजुकेशन या फ्री आप किसी को अगर उसकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर पा रहे हैं, डेफिनेटली शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ के कारक होते हैं वो। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में होकर बैठ जाएं तो क्या फिर ऐसी चीज है जो आपको ना मिले। आप गुरु आ गए ना, क्या बताया, सूर्य प्रभावशाली वाणी,
चंद्रमा सौम्य वाणी, बुध के लिए क्या कहा था कि एक एफ्लुएंट वाणी, शुक्र के लिए बहुत मीठी वाणी, शनि के लिए वाणी होगी कर्कश होगी, टू द पॉइंट बात करने वाला होगा। आप उसे पूछेंगे और भाई कैसे हैं और सब ठीक चल रहा है, तो वो कहेगा हाँ ठीक चल रहा है। मतलब एक स्ट्रिक्ट पन आ जाएगा उसकी आवाज में कि आपको लगेगा अरे यार ये तो पोलाइट ही नहीं है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि बड़ा खड़ूस है। खड़ूस का मतलब कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, बातों को थोड़ा पोलाइट नहीं बात करता, प्यार से नहीं बात करता। वो प्रेम भी करते होंगे जिनसे, उनसे भी इसी तरह बात करेंगे शनि वाले। गुरु वाले की लैंग्वेज में एक भद्रता आ जाएगी, एक डिसेंटनेस आ जाएगा। ऐसा इंसान जब बोलेगा तो उसके ज्ञान के आगे फिर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ज्ञान नहीं झाड़ेगा अपना कि अपने ज्ञान का शो ऑफ करे, उसको नॉलेज होगी तब भी चुप रहेगा। लेकिन जब ये बोलेगा तो फिर बड़े बड़े जो ज्ञानी जन बैठे होंगे वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। दूसरे भाव में मजबूत गुरु बैठे हैं तो आपको ये मान के चलिए कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु को आपको मजबूत कर लेना है। गुरु आपको पैसा भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, घर गाड़ी बंगला पैतृक संपत्ति नाम सब कुछ गुरु यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। ये जो दूसरा भाव है ये अर्थ त्रिकोण का भाव है, और ये अर्थ त्रिकोण में जब गुरु बैठते हैं तो गुरु अनलिमिटेड प्रॉपर्टी और पैसा देते हैं। ये भी मास प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होता है जो आपको मिलता है। आपको अगर आपके पैतृक संपत्ति नहीं मिली तो डेफिनेटली गुरु आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपने दम पे पैतृक संपत्ति से ज्यादा बना लें। यहाँ पर भी गुरु जब होते हैं तो इंसान को जमीन जायदाद वगैरह ये दिला देते हैं। एजुकेशन के लिए ये गुरु बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ से गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ेगी। छठे भाव से देखा जाता है आपके दुश्मन, आपकी बीमारियां और आपके कर्ज। दूसरे भाव में बैठे गुरु आपको इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करेंगे। आपके दुश्मन हैं तो दुश्मनों से भी आपको बचाएंगे, कर्जे से हमेशा गुरु यही कोशिश करते हैं कि आप कर्ज में ना फंसे। बीमारियों से भी गुरु बहुत जल्दी हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। गुरु की जो सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, यहाँ पर अचानक होने वाली घटनाओं से गुरु आपको बचाएंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह दशाएं चल रही हैं जिसमें आपको कोई चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह है, गुरु यहाँ से आपको बचा लेंगे। अचानक अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसे कम से कम आप तक पहुंचने देंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं वहां छोड़िए, जहां वो देखते हैं वहां अमृत बरसाते हैं। गुरु की नौवीं दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। ये समाज में एक अपना सम्मान, समाज में अपना नाम बनाने के लिए बहुत अच्छा है। 10th हाउस में गुरु की दृष्टि का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी एजुकेशन, अपना ज्ञान ये जरूर इन्वॉल्व करिए। आपके 2nd हाउस में अगर गुरु हैं तो भूल कर भी कभी अपने टीचर्स का अपमान मत करिएगा। चाहे आपका कोई ऐसा टीचर आपकी लाइफ में आया हो जिस टीचर से आपको कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन तब भी कभी उस टीचर की ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुंचे। दूसरे भाव में अगर गुरु बैठे हैं, कारक नहीं है आपकी कुंडली में और यह कारक भी है, मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूं। अपने एजुकेशन टाइम, अपने स्कूल टाइम के किसी भी टीचर से टाइम टू टाइम मिलने चले जाया करिए, महीने में कम से कम एक बार। आपके पास अब देखिए इतना तो हर इंसान कर सकता है कि कम से कम 100-150 रुपए कमा ले। 100-150 रुपए में थोड़ी सी मिठाई खरीद लीजिए, थोड़े से फूल खरीद लीजिए। आप कोई एक ऐसा टीचर जो आपको सबसे पसंद हो उनके पास चले जाइए, उनके बराबरी से ना बैठिए, उनके पैरों के पास बैठ जाइए, उनसे 2 मिनट अच्छे से बात करिए, उनको मिठाई दीजिए, उनसे बताइए कि आज भी आप उनसे कितना प्यार करते हैं। फिर इसके बाद आप देखिएगा, ना तो कोई पुखराज की जरूरत है और ना तो आपको किसी तंत्र मंत्र की जरूरत है। आपके गुरु ऑटोमेटिक बहुत मजबूत हो जाएंगे। गुरु जब 2nd हाउस में होते हैं तो गुरु क्योंकि विस्तार, भारी प्लेनेट है, इसीलिए ऐसे इंसान के लोगों के पास भारी मात्रा में संपत्ति, भारी मात्रा में पैसा, भारी मात्रा में सारी चीजें होती हैं। गुरु 2nd हाउस में अगर पीड़ित हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा खर्च हो रहा है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, पैसा आपके पास बच नहीं पा रहा, आप पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। 6th हाउस में दृष्टि डाल के और 8th हाउस में और 10th हाउस में दृष्टि डाल के वो आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास खुद पावर कम है इस वजह से वो आपको इन तीनों भाव के रिजल्ट में बहुत ज्यादा आपका सेफ्टी जो है वो नहीं रख पाएंगे। गुरु जब दूसरे भाव में होते हैं तो कई बार अर्निंग के ऊपर सीधे जो है वो करते हैं, हमला करते हैं, इसलिए अर्निंग ब्लॉक होने लगती है। 2nd हाउस में गुरु हैं, नॉनवेज कभी नहीं खाना है आपको, भूल कर भी नॉनवेज नहीं खाना। और उन ज्ञानी जनों को फिर से एक बार यही कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि हम तो सिर्फ अंडा खाते हैं, नॉनवेज थोड़ी ना खाते हैं, या फिर वो एक और ज्ञानी जनों की कैटेगरी होती है जो ये बोलते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं, हम तो छोड़ दिए हैं, वो तो कभी कभार पार्टी में खा लेते हैं। तो ऐसे सभी ज्ञानी जनों को हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता हूं कि देवगुरु स्पेशली अगर 2nd हाउस में हो, वैसे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नॉनवेज मत खाया करिए। सच बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है नॉनवेज खाने का। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा, कोई भी फायदा नहीं है। इस दुनिया में शाकाहार में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको एनर्जी, प्रोटीन सब कुछ दे सकते हैं। दूसरे का मांस खा के कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना आगे होगा। देवगुरु ना भी बैठे हो तब भी मत खाइए, मत कीजिए, ये नॉनवेज अच्छा नहीं है। लेकिन गुरु हो तो 100% आपको नहीं करना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं और जुपिटर आपके 2nd हाउस में, यकीन करिए आप अपनी किस्मत को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, जो आगे चल के आपको बहुत भुगतना होगा। परिवार, ऐसा इंसान जो जिनके दूसरे घर में बृहस्पति होते हैं, परिवार को साथ में लेकर चलने वाले लोग होते हैं, अपने फैमिली के लिए डिवोटेड होते हैं, फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलेंगे, इनको सबकी फिक्र होती है,
सबकी फिक्र होती है ऐसे लोगों को। किसी का कुछ काम होगा, अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, तब भी उनके साथ लग जाएंगे। परिवार वालों का ख्याल रखते हैं और देने के बहुत बड़े गिवर होते हैं। किसी को कोई जरूरत है दे देंगे, भले ही बाद में इनको प्रॉब्लम होने लगे, लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। गुरु की स्थिति अच्छी तो देखिए यहाँ पर गुरु धन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, शत्रुओं से बचा रहे हैं, आपको ऋण से बचा रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं, दुर्घटनाओं से बचा रहे हैं, और आपको कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं। गुरु को अच्छा करना है, कारक हो ना कारक हो, कितनी खराब स्थिति हो, विष्णु जी श्री हरि विष्णु, उनका जब कृपा होती है ना, तब इसके बाद कुंडली के सब ग्रह अच्छे हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम महा उपाय किया करिए। अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो कभी ये चीज़ें करिए और फिर देखिए इसकी एनर्जी आप खुद महसूस करेंगे और खुद आप कहेंगे कि ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं की। इस तरह आपकी लाइफ में अचानक से चेंजेस आने लगेंगे। सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाया जाए जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ी आपको चीज़ें बताऊँ कि किस किस ग्रह के ऊपर ये किस तरह असर करता है, कुंडली को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और कई मामलों में विष्णु सहस्त्र नाम आपको क्या दे सकता है। अगर कभी समय मिला तो डेफिनेटली इसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गुरु की स्थिति को आपको देख लेना है। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु धन भाव में जब बैठता है तो अब मैं आपसे अगर कहूँ, जो राहु होता है ना, ये राहु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। ये समझिए कि ये राहु एक 15 साल के बच्चे के हाथ में एक गन भी दे सकता है और एक 15 साल के बच्चे के हाथ में करोड़ों रुपए भी दे सकता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है, आपकी उम्र क्या है। ये है राहु। देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यही फर्क है। शनि आपको योग्य बनाने के बाद चीजें देते हैं, राहु वेट नहीं करता योग्य बनाने का। वो आपकी चीजों में, हाथ में चीजों को देने के बाद आपका रिएक्शन देता है। इसीलिए राहु को ये कहा गया कि जब राहु आपके धन भाव, इनकम भाव से संबंध बनाए तो अपने इनकम और अपने पैसों के साधन को बड़ा सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो शॉर्टकट आप अपना के पैसा कमा रहे हैं, ये शॉर्टकट कल आप ही को मुश्किल हो जाए। खैर, सेकंड हाउस में अगर राहु कारक हो जाए, राहु के कारक होने पे बहुत सारे लोगों को बहुत जो है दुविधा रहती है, समझ नहीं पाते। देखिए इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। कुछ ज्योतिषियों का ये मानना है कि राहु जो है वो धनु राशि में नीच के होते हैं और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, राहु जो है वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब कुछ गलत है। राहु की केवल एक अपनी राशि है, कन्या राशि, बाकी इसके अलावा ना तो उनकी कोई उच्च राशि है ना नीच राशि है। तो ये कंट्राडिक्शन वाला विषय है, हम लोगों को इसमें बहस नहीं करना। लेकिन मैंने ये देखा पर्सनली कि जिन लग्नों में राहु कारक होते हैं और अच्छी पोजीशन में दूसरे भाव में बैठते हैं, तो डेफिनेटली ये कई बार आपको अचानक से और बड़ा धन लाभ कराते हैं। चाहे वो जुआ, लॉटरी, सट्टा, कुछ भी ऐसी चीज हो, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सब में इनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर स्क्रीन, एआई, हर चीज राहु रूल कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहु अगर खराब है किसी की कुंडली में, 24 घंटा वो फोन, कंप्यूटर स्क्रीन में चिपका रहेगा और उससे चिपका होने के बावजूद वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको फ्यूचर में थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो। अब देखिए, दो लोग हैं, एक इंसान अपने ऑफिस में कंप्यूटर में बैठ के दिन भर काम करता है और उसके बदले वो पैसा कमाता है जिससे वो अपना जीवन अच्छा बना रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, वो लैपटॉप, कंप्यूटर की स्क्रीन में दिन भर अपने घर में पड़ा रह के मूवीज देखता है, वेब सीरीज देखता है। तो अब उसको उसकी लाइफ में इसके बदले कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो एक तरह से वो अपना लाइफ खराब कर रहा है। दोनों में ही राहु का इन्वॉल्वमेंट है, एक बना रहा है, एक बिगाड़ रहा है। तो राहु यहां पर अगर हो तो वाणी कई बार बहुत, मैंने देखा कि राहु अगर अच्छी स्थिति में हो, बहुत मैनिपुलेटिव आदमी होगा। ये समझिए, जब जैसा तब तैसा, हर इंसान के सामने ऐसा इंसान समझ जाएगा कि इसको बात कैसे करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बातों से बेवकूफ नहीं बना सकता, तो उस इंसान से मिलिएगा जिस इंसान की कुंडली में सेकंड हाउस में राहु अच्छी स्थिति में हो। वो आपके सामने आप ही की लैंग्वेज में आपको बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। जब तक आपको भनक लगेगी तब तक वो निकल चुका होगा। इतना मैनिपुलेटिव होता है, इतना क्लेवर माइंड होता है। चीजें मानो उसके दिमाग में बहुत तेजी से चलती हैं, प्लानिंग करने में माहिर होता है ऐसा इंसान। सेकंड हाउस में राहु अगर अच्छी स्थिति में हो, वो जुगाड़ू होगा। अब वो नौकरी कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, वो बिजनेस करना चाह रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा, लेकिन वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना पैसा बना लेगा, काम बना लेगा। राहु यहाँ पर बैठते हैं तो अचानक पैसा देते भी हैं, खराब हो तो अचानक पैसा छीनते भी हैं। कई बार मैंने देखा सेकंड हाउस में अगर राहु की स्थिति है और राहु खराब हो जाए तो ऐसे लोग बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, वो लोग जिनकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित ही हो सकता है बहुत अच्छी कंडीशन में हो। और सेकंड हाउस में जब राहु बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो इंसान बोलने का बहुत जानकार हो जाता है, भले वो कितना क्लेवर हो, लेकिन उसे दूसरों को ट्रीट करना, बातचीत करना, ये बहुत अच्छे से आ जाता है। तेज दिमाग का हो जाता है ऐसा इंसान और पैसा बनाने वाला होता है। लेकिन राहु जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं तो मैंने देखा कि ऐसे लोग बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है तो आपके केतु 8th हाउस में बैठे हैं, और अगर राहु बिगड़े तो केतु भी बिगड़े। केतु बिगड़े तो 100% 8th हाउस में बैठा केतु आपको एक्यूट कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटेस्टाइन से जुड़ी बीमारियां, पेट से संबंधित परेशानियां, पाइल्स,
फिशर, इस तरह की चीजें दे सकता है। 100% अपनी दशा अंतरदशा या गोचर में केतु का प्रभाव जो है आपको इन बीमारियों की तरफ ले जाएगा। सेकंड हाउस में राहु मुंह से जुड़ी बीमारियों को देता है, इसीलिए सेकंड हाउस में राहु के लोगों को खास तौर पे शराब पीना वर्जित किया जाता है। ये खास तौर पे आपको शराब नहीं पीना है, आगे चल के बीमारियों का घर हो सकता है। यहां से बैठे राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव में पड़ती है तो रोग रिपुण के लिए अच्छा है। अब मैंने फिर से आपसे बताया, राहु की कंडीशन अच्छी तो बीमारियों को हरा देगा, दुश्मनों को हरा देगा, कर्ज में नहीं पड़ने देगा। कर्ज आपने ले लिया तो 3-5 करके आपके कर्ज चुकता करा देगा। 8th हाउस में रिजल्ट डाल के कई बार आपको अचानक से ऐसी जगह से प्रॉफिट करवा देगा धन का जहां से आपने सोचा ना हो। और 9वीं दृष्टि 10वें भाव में डाल के कार्य क्षेत्र में भी राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। खराब राहु होंगे तो रोग रिपुण, एक के बाद एक दुश्मन, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक कर्ज आपकी लाइफ में लगा ही रहेगा। आपकी लाइफ में जो मैंने आपसे बताया अचानक से धन लाभ, तो अचानक से धन हानि होने लगेगी। आज अच्छा खासा घर में बैठे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं वगैरह वगैरह, अचानक से किसी का फोन आता है, पता चलता है कि आप उसको पैसे की जरूरत है और आपको भी देना पड़ा, यानी ऐसी कंडीशन आ गई कि आपका पैसा अचानक से कहीं खर्च हो गया ऐसा। और 10th हाउस में उनकी दृष्टि जो होगी वो आपके कार्य क्षेत्र में बार बार ब्लॉक करने वाली होगी, एक के बाद एक प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। तो राहु की कंडीशन को देखिए कि राहु कैसे हैं। दूसरे भाव में बैठे राहु के ऊपर पावरफुल गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ये बहुत अच्छा होता है। केतु के लिए भी, राहु और केतु दोनों के लिए मैंने आपसे ये चीज कही थी कि इनकी राशियों को जरूर देख लीजिए कि इनकी राशि में बैठे हैं उसके राशि की क्या स्थिति है। वैसे 2nd हाउस में केतु मच बेटर रिजल्ट देता है। ऐसे लोग की वाणी जो है जनरली अच्छी रहती है जब तक उनको गुस्सा ना आ जाए। और पैसे की दृष्टि से भी केतु अगर अच्छी कंडीशन में है तो पैसा, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों में केतु अच्छा रिजल्ट करते हैं। 2nd हाउस में अगर केतु है तो आपको नॉनवेज, शराब, इन सब चीजों से दूर रहना है। आप वाणी से रिलेटेड, दूसरे भाव का जो स्वामी है वो भी अगर अच्छी कंडीशन में है तो आप कंसल्टेंसी, वाणी से जुड़ी चीजें, ज्योतिष, इनमें अपना करियर खोज सकते हैं और इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैकेनिज्म वगैरह में, इंजीनियरिंग वगैरह में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। गुरु का जब 2nd हाउस से इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मैं आपको बताना भूल गया कि गुरु अगर आपके 2nd हाउस में है तो आप लॉ के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। तो केतु अगर 2nd हाउस में है, क्योंकि केतु 2nd हाउस में होंगे तो राहु कहां बैठे होंगे? 8वें भाव में राहु बैठे होंगे। तो बस यही तो समस्या है कि केतु के सामने राहु रहते हैं तो बेचारे केतु कुछ अच्छा करना चाहे भी तो नहीं कर पाते। अब केतु की, लेकिन फिर भी अगर केतु की कंडीशन अच्छी है तो धन वगैरह, सेविंग्स वगैरह करा देते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए अच्छा है। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए और खाने पीने में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। केतु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर जो दृष्टि होती है वो भी आपको सहयोग करने वाली होती है। केतु बुरे ग्रह नहीं है, बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन वो क्योंकि राहु के सामने रहते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम राहु की है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि केतु किस स्थिति में है। राहु और केतु के लिए एक बड़ा अच्छा उपाय है कि आपकी कुंडली में राहु केतु अगर 2nd और 8th हाउस से संबंध बना के, 8th हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। देखिएगा 8th हाउस का राहु बहुत अच्छा रिसर्चर बनाएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अगर केतु दूसरे भाव में होंगे तो 8th हाउस में राहु होंगे और राहु बहुत अच्छा रिसर्चर बनाते हैं। राहु अगर 8th हाउस में है, ऐसे लोगों को आप समझ नहीं सकते। वो जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, केवल आप उसको उतना ही समझ पाएंगे। 8th हाउस का राहु मतलब बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। ऐसा इंसान मल्टीपल काम कर सकता है, मल्टीपल जगह से पैसा बना सकता है, बहुत जो है ये मिस्टीरियस बना देता है ऐसा 8th हाउस का राहु। और बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन, या अगर खराब हुआ तो अनएक्सपेक्टेड लॉस अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में देता है। तो केतु के लिए भी सेम चीज है। अगर केतु अच्छी पोजीशन में है, कारक है आपकी कुंडली में, जनरली अगर राहु कारक होंगे तो केतु भी कारक होंगे। अच्छी राशि में है, उस राशि के राशिपति के साथ अच्छे संबंध में है, नवमांश वगैरह में भी उनकी स्थिति अच्छी है, तो आप इनसे अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए मैंने हमेशा आपसे एक चीज कही है, अपने घर में 2 झंडे आपको लगाने हैं छत में, एक रेड कलर का फ्लैग और एक व्हाइट कलर का फ्लैग पूर्व दिशा की तरफ, और थोड़े से बड़े बनवाइए और अपने छत में हमेशा लगा के रखिए। अच्छा होता है ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए। केतु को झंडे का प्रतीक भी माना जाता है, या झंडे को केतु का प्रतीक भी माना जाता है। तो राहु और केतु के लिए एक सफेद और एक रेड कलर का झंडा अपने छत पर हमेशा लगाया करिए। ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो आप भी देखिए आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और किस तरह के रिजल्ट आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके दूसरे भाव से कौन से ग्रह का संबंध बन रहा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और अब तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है परिवार के लोगों के साथ डेली बात होती है। वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।